नमस्कार, जीके और कलेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 7 अक्टूबर और 7 अक्टूबर 2023 से करंट अफेयर से जितने भी प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। तो वीडियो को एंड तक और बहुत ही ध्यान से देखिए। वीडियो के एंड में जनरल साइंस का एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके और कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए पहला प्रश्न है, किसने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस पेश किया है? तो अभी मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस को एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पेश किया है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इस डिवाइस के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में पहुंच और सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम में भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने अपने वित्तीय समावेशन एफआई ग्राहकों के लिए मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस पेश किया है। एसबीआई के अध्यक्ष श्री दिनेश खारा द्वारा अनावरण की गई यह अग्रणी पहल वित्तीय समावेशन को सशक्त बनाने और जनता के लिए आवश्यक बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने का प्रयास करती है। तो इस प्रश्न से यहाँ पर इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए। एसबीआई जो है वो भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, तो यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न बन सकता है। इसके बारे में थोड़ी सामान्य सी जानकारी आप देखिए। मुख्यालय आप देख पा रहे हैं मुंबई में एसबीआई का। प्रकार सार्वजनिक है। एसबीआई का स्थापना 1806 में कलकत्ता में हुई थी। मुख्यालय मैडम कामा रोड कॉर्पोरेटर सेंटर मुंबई महाराष्ट्र में है। उद्योग है बैंकिंग, बीमा, पूंजी बाजार और संबंधित जो उद्योग हैं। और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं दिनेश खारा है एसबीआई के। तो एसबीआई के बारे में इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2023 के जो शांति नोबेल पुरस्कार हैं वो अभी दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को। ईरान की नरगिस मोहम्मदी को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अभी पुरस्कारों का दौर चल रहा है, तो पुरस्कारों से अक्सर प्रश्न बनते ही रहते हैं, तो इन पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस करिए। आगामी जो परीक्षाएं हैं उनमें ये प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो पुरस्कारों का जब भी कोई, और वैसे भी ये नोबेल पुरस्कार जो मिल रहे हैं साहित्य में है और लेखन कला में है, जो भी है, तो इन पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस करिएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से देखिए। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तस्वीर में नरगिस मोहम्मदी। ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को इस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और मानवाधिकार और स्वतंत्रता के लिए की गए उनके प्रयास के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया। नरगिस मोहम्मदी एक मानवाधिकार कार्यकर्ता भी है। तो इस प्रश्न से इतनी सी जानकारी आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? तो एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में अभी हाल में भारत को चुना गया है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और देखिए। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी AIBD के अध्यक्ष के रूप में भारत को तीसरी बार चुना गया, यानी इसके पहले भी 2 बार चुना जा चुका है। इससे पहले भारत को 2018 से 2021 और 2021 से 2023 के लिए चुना गया था। AIBD की स्थापना 1977 में की गई थी। यह एक विशिष्ट क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इस संगठन में वर्तमान में 44 देशों के 92 सदस्य संगठन है। तो इस प्रश्न से भी यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। विशेष रूप से यहाँ पर हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं, तो दक्षिणी एशिया में यहाँ पर आप भारत की लोकेशन देख पा रहे हैं। भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है, सबसे बड़ा शहर मुंबई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं बीजेपी पार्टी से। वहीं मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं, ऊपरी सदन राज्यसभा है, निचला सदन लोकसभा है,
स्वतंत्रता यूके से 15 अगस्त 1947 को मिली। गणराज्य 26 जनवरी 1950 को, और क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो भारत के बारे में इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए, जीके का आधार हम कह सकते हैं। तो ये आप थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पर फोकस करिए। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने रेपो रेट को 6.50% पर बरकरार रखा हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। रेपो रेट के बारे में या अपने जीडीपी के बारे में जो प्रश्न बनते हैं आरबीआई से, तो उन पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस करिए, यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य ही बन सकता है। अगला प्रश्न है, जर्मन अमेरिकी एकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जर्मन अमेरिकी एकता दिवस, या एकता दिवस नहीं है, सॉरी, ये जर्मन अमेरिकी दिवस है, ये आप एकता इसमें हटा दीजिए, है ना। जर्मन अमेरिकी दिवस इतना ही है। तो जर्मन अमेरिकी दिवस जो है वो हर साल 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा, अक्टूबर महीने में अब तक हमने जितने भी दिन मनाए हैं तो उनको एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 1 अक्टूबर को ही चीन का राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है। 2 अक्टूबर को ही त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का उद्घाटन है, तो उसकी जयंती मनाई जाती है, जो कि 1959 में शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर को ही जर्नी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा दिवस मनाया जाता है, जो कोई शुरू हुई थी 2012 में। 2 अक्टूबर को ही प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना दिवस मनाया जाता है, जो कि 1993 में शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर को ही वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, जो कि 2 से 8 अक्टूबर तक आयोजित किया जाता है। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस मनाया जाता है, जो कि प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है, 4 से 10 अक्टूबर तक। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, और भारत में जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। कल हमने बात की थी। और आज हमने बात की है जर्मन अमेरिकी दिवस। एक बार फिर से यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे सही लिखा हुआ है जर्मन अमेरिकी दिवस है, जर्मन अमेरिकी एकता दिवस नहीं है, वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है लिखने में, तो ये आप ध्यान में रखिए। जर्मन अमेरिकी दिवस जो है वो 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो अब तक हमने इतने दिनों की बात की है, आज एक बार फिर से हमने सभी दिन को एक साथ रिपीट कर लिया है। जैसे जैसे हम आगे के दिनों को पढ़ते चलेंगे, पीछे के दिनों को हम साथ ही रिपीट करते चलेंगे, जिससे जो पीछे हमने दिन पढ़े हैं तो वो आपको बहुत अच्छे से बार बार रिपीट करने से बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के साहित्य नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पर हम 2022 और 2023 दोनों के बारे में बात करेंगे। 2023 में भी नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है साहित्य में, और 2022 में भी। तो 2022 के तो लिए दिया गया है यह पुरस्कार एनी अर्नो को, और 2023 के लिए दिया गया है जॉन फासे को। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनी अर्नो। और आप 2023 के लिए भी ध्यान रखिए, ये 2022 के लिए प्रश्न है, तो 2022 के लिए दिया गया है एनी अर्नो को, और 2023 के लिए भी आप ध्यान में रखिए अपने जॉन फासे को। चलिए थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं। यहाँ पर एनी अर्नो की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। वर्ष 2023 के साहित्य नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। इस बार यह अवार्ड नॉर्वे के लेखक जॉन फासे को, अभी हमने बात की, दिया गया है। उन्हें उनके अभिनव नाटकों और गद्य की रचनाओं के लिए यह अवार्ड दिया गया है। जबकि 2022 में ये आप देख पा रहे हैं फ्रेंच लेखिका एनी अर्नो को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साहित्य में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इस पुरस्कार से भी यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर जोइता गुप्ता को। डॉक्टर जोइता गुप्ता को जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट की जो मेजबानी है
वो भारत द्वारा की जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से देख लीजिए। G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट का आयोजन भारत की अध्यक्षता में 12 से 14 अक्टूबर के बीच आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यानी यशोभूमि में किया जाएगा। अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया था। इस बैठक में 25 देशों के स्पीकर, G20 सदस्य देश और आमंत्रित देशों के 10 डिप्टी स्पीकरों के भाग लेने की उम्मीद है। गौरतलब है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इस प्रश्न से भी यहाँ पर इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें फैक्ट है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। अटल बिहारी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र में देश भर के दिव्यांगजन अभ्यास और प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो इस प्रश्न से भी यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। कल की वीडियो का चैलेंज प्रश्न था, गति का द्वितीय समीकरण किन के बीच संबंध स्थापित करता है? तो गति का जो द्वितीय समीकरण है वो स्थिति और समय के बीच संबंध स्थापित करता है। बी ऑप्शन इसका सही था। आज की वीडियो का चैलेंज प्रश्न है, एक आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो एक आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।